नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। ये पहली बार है जब मणिपुर में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री जिनकी डेथ 1994 में हो चुकी है, उनके आवास को निशाना बनाया जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, मणिपुर केवल 38 लाख की आबादी का एक छोटा सा स्टेट है। एक डायमंड की तरह का है। ये असम, मिजोरम, नागालैंड और उस तरफ देखें तो भूटान, ये चारों तरफ और उनके बीच में ये डायमंड आकार का एक छोटा प्रदेश। और इसमें भी एक और दिलचस्प तथ्य मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, 90% जो आबादी है पहाड़ी इलाकों की, वहाँ कुकी और नगा रहते हैं और जो 10% की आबादी इम्फाल और इम्फाल के आसपास की है, जिसको घाटी कह सकते हैं, वहाँ पर मैतेई समुदाय रहता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिन नागाज को, कुकीज को एक जमाने में यहाँ के राजा ने आमंत्रित किया था लड़ाई लड़ने के लिए, आज वो मणिपुर के मालिक बनना चाहते हैं, सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहते हैं। और अगर हाईकोर्ट ने 2023 मई में, बल्कि अप्रैल में, अगर कोई आदेश दिया था, तो बजाय कोर्ट के जरिए ही उसको चुनौती देने के, वहाँ लड़ने के, जिस तरीके के हथियार उठाए गए, जिस तरह की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, 250 लोगों की हत्या हो चुकी है अब तक, करीब करीब इस 1 सवा साल की अवधि में ही। और जो वहाँ सुरक्षाकर्मी हैं, वो भी सुरक्षित नहीं हैं। अलग अलग ग्रुप हैं जो आए दिन शांति भंग करते हैं और पिछले करीब 1 सप्ताह के भीतर ही, 10 दिन के भीतर ही 5 बड़े हमले अब तक हो चुके हैं और 8-9 लोगों की मौत हो चुकी है। जैसा मैंने कहा है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, बम गिराए जा रहे हैं, मिसाइल का अटैक किया गया है और ये सब ये शो करता है कि मणिपुर में अब जातीय समूहों का संघर्ष नहीं चल रहा है, उनके बीच लड़ाई नहीं चल रही है, बल्कि ये एक तरीके से भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती दी जा रही है। उसके दिल पर अटैक किया जा रहा है। और इसके पीछे कौन है? कौन लोग हैं जो भारत की शांति को भंग करना चाहते हैं, जो भारत को खंडित कर देना चाहते हैं और जो मोदी सरकार के लिए तमाम तरह की मुश्किलें पेश करने पर आमादा हैं। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर इस नोट के साथ मैं शुरू करना चाहूँगा और पूछना भी चाहूँगा अपने मेहमान से, क्या समय आ गया है कि मणिपुर को अब सेना के हवाले कर ही दिया जाए पूरी तरीके से? हम इसी सवाल से शुरू करेंगे और मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, प्रयागराज से अनुपम मिश्रा जी। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही सर? जी जी, बिल्कुल क्लियर है आज आवाज। तो साहब, क्या मणिपुर में अभी भी हम यही मान करके बैठे रहेंगे कि ये मैतेई और कुकी नागा के बीच का संघर्ष है, या हम अब ये मान लें कि विदेशी साजिश का शिकार है अब ये प्रदेश और पूरी तरीके से भारत विरोधी कार्रवाइयां शुरू हो चुकी है, और अगर कोई बड़ी और कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है तो फिर मैं कहूंगा कि इसमें मोदी सरकार देर कर रही है। देखिए साहब, आपके प्रोग्राम का टाइटल ये है कि क्या मणिपुर को सेना के हवाले कर दिया जाए। मणिपुर समस्या हम बाद में समझते हैं, पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और उनके बनने के
4 दिन के अंदर 28 जनवरी को मिजोरम में जो ये सेपरेटिस्ट फोर्सेस थी, इन्होंने अपने आप को भारत से आजाद डिक्लेयर कर दिया। साहब सरकारी खजाना लूट गया, और खजाना लूटने के साथ साथ जो आर्मरी थी उस पर भी कब्जा कर लिया। इंदिरा गांधी को उस समय तक प्रधानमंत्री बने सिर्फ 34 दिन हुए थे। 34 दिन की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और 5 मार्च को उन्होंने आदेश दिया। अच्छा, आपको मालूम होगा कि ये हमारे 77 साल के इतिहास में इकलौती घटना है जब हमारे लड़ाकू फाइटर प्लेन्स ने हमारे अपने देश के अंदर बम गिरा है। उन्होंने सीधे कहा कि ठीक है, हम जमीन का युद्ध हार रहे हैं, उन्होंने फाइटर प्लेन्स भेज दिए। और साहब 9 दिन तक बमबारी हुई। पहले मशीन गन चली, फिर बम फेंके, फिर फाइटर प्लेन से मिसाइल्स मारी। और ध्यान दें, शहरी इलाकों में, नागरिक इलाकों में लोग मारे गए, और जो विद्रोही थे उनका पहाड़ों पे पीछा किया गया जब तक वो बर्मा और चीन नहीं भाग गए। मैं नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो युग और था, ये वो युग और है। आप इसको इस तरह समझे कि इंदिरा गांधी ने इतनी बड़ी कार्रवाई करने के बाद कह दिया कि हमने फाइटर प्लेन से वहां पे रसद गिराई थी, अनाज के बोरे गिराए थे। अब एक जाहिर सी बात है, मीडिया के एक हिस्से ने पूछा कि साहब रसद फाइटर प्लेन से कब गिराई जाने लगी? भाई रसद तो उनके गिराने के लिए अलग, मतलब आप अलग जहाज भेजते हैं, हेलीकॉप्टर्स भेजते हैं। फाइटर प्लेन तो यूं आए यूं गए, आप उनसे रसद क्या गिराएंगे? फाइटर प्लेन से तो बॉम्ब से मिसाइल मारे जाते हैं, मशीन गन मारी जाती है। लेकिन उनका सही। किस आप, हाँ, लेकिन चूंकि मीडिया भारत में ही नहीं दुनिया में कमजोर था, तो आप सोचें कि इस मुद्दे को ये 1966 से चलते चलते अभी पिछले साल 2023 में नरेंद्र मोदी ने इस घटना को लेक पार्लियामेंट में किया। मतलब इतने लंबे समय तक, 50-60 साल तक ये घटना ही दबी रही। मतलब कोई इसका जिक्र ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ने कभी माना ही नहीं। वो अलग बात है कि हमारे प्रधानमंत्री नहीं माना। तो इन्होंने अच्छा, इससे ही पहले, ये तो 1966 है, उसके पहले आप चले जाइए 1956 में, वो जो नेहरू शांति के प्रतीक थे, वो नागालैंड में उस कबूतर, समय हाँ, जो सफेद कबूतर उड़ाते थे। कबूतर उड़ाते थे वो हाँ तो। हाँ, नहीं देखिए मेरी बात है, उस समय नागा पर्वत हुआ करते थे, जो अब नागालैंड हो गया। उस समय वो नागा हिल्स कहलाती थी। तो उसमें भी साहब नागा विद्रोही थी। तो उस जमाने में नेहरू, जो कि चीन से नहीं लड़ पाए, चीन के सामने फौज नहीं खड़ी कर पाए, उन्होंने 2 रेजिमेंट भेज दी नागा नागा विद्रोहियों के सामने। और वो आर्मी की 2 रेजिमेंट्स, आप आर्मी की बात कर रहे हैं, आर्मी की 2 रेजिमेंट्स, ये पैरामिलिट्री नहीं थी, ये बीएसएफ नहीं थी, आर्मी की 2 रेजिमेंट्स ने नागा हिल्स पे विद्रोहियों का तब तक पीछा किया जब तक वो बर्मा और चीन नहीं भागे। बात को समझें। मतलब मैं मानता हूं कि वो समय और था, वो युग और था, ये प्रधानमंत्री किसी को जवाबदेह नहीं थे, मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। अब तो कुछ कर दीजिए, आप बिना कुछ किए आप डिक्टेटर घोषित है। लेकिन हालात पहले से कहीं ज्यादा बदतर है। 2008 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने मतलब सारी कार्रवाइयों को खत्म करने का, सीज ऑफ ऑपरेशन एक समझौता किया था 2008 में। ये इसी इसी मणिपुर में, इसी कुकी विद्रोहियों से किया था, क्योंकि सोनिया गांधी की सरकार थी। देखिए साहब, तरीका होता है, पहले धीरे 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 धीरे, पहले आपने वहां उनको हिल काउंसिल देते हैं, पूरा स्टेट देते हैं। तो अभी सीधे दे देते क्रिश्चियन स्टेट तो दिक्कत होती, तो पहले हिल काउंसिल दे दिया, एक हिल काउंसिल दे दिया, और उनको वित्तीय अधिकार दे दिए उनको। अच्छा, जब वो समझौता होता है तो उनके हथियार जो है एक मालखाने में जमा करते हैं। आपने जिंदगी में इससे एब्सर्ड समझौता सुना है ओंकार जी, कि जिस मालखाने में हथियार जमा होते हैं उसमें ताले की 2 चाबियां होती हैं। एक चाबी फौजी कमांडर के पास होती है, आर्मी कमांडर के पास, और दूसरी चाबी कुकी कमांडर के पास होती है। आप सोचे, उनके हथियार रख के आप उन्हीं को चाबी दे रहे हैं, उन्हीं को बिल्कुल। चाबी दे रहे हैं। तो एक तो साहब ये मामला, दूसरा मामला ये एकदम भारत पाकिस्तान वाला मामला। मणिपुर का जो इम्फाल वैली है वो केवल 10% एरिया है, और बिल्कुल। आसपास जो हिल्स है वो 90% है। 1949 तक जो मैतेई हिंदू थे, देखिए बात को समझिए,
1947 तक मणिपुर एक वो था रजवाड़ा। 1947 में उन्होंने अपने आप को एक स्वतंत्र डेमोक्रेसी, हमसे पहले वो स्वतंत्र हो गए, हमसे पहले वो एक लोकतंत्र हो गए, उन्होंने अपना बाकायदा संविधान जारी किया। लेकिन 1949 में वो आपके यहाँ जुड़ जाते हैं, फिर वो 1956 के आसपास यूनियन टेरिटरी हो जाते हैं और 1972 में आके स्टेट हो जाते हैं। तो साहब वो कहते हैं 1949 से जब हम आपके यहाँ जुड़े थे, तब तक तो उनको ब्रिटिशर्स ने भी बाकायदा ट्राइबल माना था, शेड्यूल्ड ट्राइब उनका स्टेटस था। वो कह रहे हैं कि साहब आपने हमको 10% हिस्से में रोक दिया है। 1951 में वहां मैतेई हिंदू 60% था, 2011 में मैतेई हिंदू 41% आ गया, 41%। 41% भी उसको ना जोड़े, 41% में 8% मुसलमान है जो अपने को मैतेई कहता है। 41% में 8% मुसलमान है जो अपने आप को मैतेई कहता है, और वो क्या मैतेई पंगल कहलाते हैं वो। और उनकी वो भी आपको याद होगा 1993 में उनसे भी क्लैश हो गया था और बड़े लोग मारे गए थे। उसके बाद जो वहां मुसलमान हैं उनको उनको पहली बार पूरी बिरादरी को ओबीसी डिक्लेयर कर दिया गया, फिर उनको 4% कोटा दिया गया सरकारी नौकरियों में, उनको 4% रिजर्वेशन दिया गया हायर एजुकेशन में, तब जाकर झगड़ा खत्म हुआ। तो अगर 41% से आप 4% 8% हटा दें, तो हकीकत यह है कि आपके पास निश्चित 43% हिंदू बचे, 43%, सॉरी 33%, 33%। ये 33% आ गए 60% से 1951 में। क्यों? अब वहां पे बढ़ते जा रहे हैं। अब एकदम भारत एकदम इंडिया वाला केस है साहब। मैतेई हिंदू मांग क्या रहा है? वो कह रहा है एनआरसी दीजिए हमको, और कट ऑफ डेट रखिए 1949। एनआरसी दीजिए, हर आदमी यहाँ पे मणिपुरी नहीं हो सकता। वो अच्छा, नॉर्थ एक तरफ से नागाज आ रहे हैं, एक तरफ से कुकीज आ रहे हैं। नागा भी क्रिश्चियन है, कुकी भी क्रिश्चियन है। नागा बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड इसलिए नहीं, उनके पास ऑलरेडी नागा लैंड हो गया। कुकीज अब कुकी क्रिश्चियंस हैं, वो कुकी लैंड मांग रहे हैं, उनको भी कुकी लैंड चाहिए नागा लैंड जैसे। तो कुल मिला के सब मणिपुर पे कब्जा करना चाह रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दूर दूर से, बर्मा से, चीन से, म्यांमार, ये जो बर्मा म्यांमार कहते हैं, और ये मिजोरम से, सब उनके जो ट्राइबल उनके रिश्तेदार हैं वो सब आ रहे हैं और वहां पे सेटल कर रहे हैं। बाकायदा कैंप बना रहे हैं, नए नए विलेजेस। अभी देखिए कि एन बीरेन सिंह ने क्या किया, जब उन्होंने एरियल सर्वे दिखाया तो उन्होंने कहा कि साहब नए नए हिल्स पे नए नए वो हो गए, क्या नाम है, नए नए गांव बस रहे हैं। पता चला कि साहब इन्फिल्ट्रेशन होता जा रहा है, होता जा रहा है। ये एकदम भारत वाली पोजीशन है साहब, कि बाहर से मुस्लिम आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, अगर आप उनको रोकेंगे तो हम दंगा करेंगे। वहां पे वो कह रहे हैं हम बाहर से कुकी ला रहे हैं, नागा ला रहे हैं, आप रोकेंगे तो हम दंगा करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, जब भारत का पार्टीशन हुआ, जब भारत का बंटवारा हुआ, तो ये हुआ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में से मुसलमान रहेंगे और भारत में हिंदू मुसलमान दोनों रहेंगे। उसी तरह मणिपुर में है, जो 10% एरिया है उसमें मैतेई हिंदू भी रहेंगे, और नागा क्रिश्चियन भी रहेंगे, और कुकी क्रिश्चियन भी रहेंगे। और जो 90% एरिया आसपास है उसमें सिर्फ क्रिश्चियन नहीं, सिर्फ क्रिश्चियन नहीं। सोचिए, एकदम जैसे भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। बिल्कुल। ये इश्यूज है। तीसरी बात, उन हिल्स पे इन कुकीज ने और नागाज ने बाकायदा ड्रग्स के, मतलब ये पॉपी कल्टीवेशन है, पॉपी कल्ट 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में पॉपी कल्टीवेशन हो रहा है, वहां पे नशे का व्यापार चल रहा है। और वो व्यापार वहां से लेके कंबोडिया से लेके थाईलैंड से लेके चाइना से लेके बर्मा से लेके हर जगह फैला हुआ। गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं इसको। और ये और पूरा ये यहाँ से यूरोप और यूएस तक जाता है, तो उनका भी दशकों खेल है। दशकों। दशकों और दशकों से। एक बात और जान लें, ड्रग्स का व्यापार बिना हथियार के नहीं होता। जहां ड्रग वहां वायलेंस, जहां वायलेंस वहां ड्रग। तो इन सबको मालूम है कि साहब जब तक यहाँ पे वायलेंस चलेगा तभी तक हमारा ये ड्रग्स का पूरा व्यापार चलेगा। जिस दिन मणिपुर शांत हो जाएगा उस दिन ड्रग्स, और यही किया था बीरेन सिंह ने। उन्होंने ये जो एरियल सर्वे करा, देखा नए नए गांव आ गए, तो उन्होंने सिर्फ एक गांव में जाके वहां पे कुछ सेटलमेंट्स को खाली करा लिया, और बस उसी के बाद बवाल शुरू हो गया। और बवाल चल ही रहा था, उसी में हाईकोर्ट, अच्छा हाईकोर्ट का आदेश भी क्या आया। बहुत लोग कहते हैं कि हाईकोर्ट ने इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दिया, क्या बकवास है। हाईकोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि भाई ये दौड़ रहे हैं इतने सालों से, मणिपुर सरकार से कहा कि आप इनका केस भारत सरकार के सामने रखिए, सजेशन था, उस पे इतना बवाल हो गया।
कारण उनको वो नहीं चाहते कि हिल्स में जो पहाड़ियां उसमें कोई आए, पहाड़ियों में क्रिश्चियन अकेले रहेंगे 90% एरिया पे, और जो 10% एरिया है उसमें उसमें हिंदू भी रहेगा और क्रिश्चियन भी रहेगा और मुसलमान भी रहेगा। ये जो भारत का बंटवारा हुआ था वही मणिपुर का बंटवारा एग्जैक्ट। ये जो सिचुएशन इस समय हम देख रहे हैं साहब मणिपुर की, जो कुकी उग्रवादी हैं उनकी तरफ से भी और जो मैतेई समुदाय हैं उनकी तरफ से भी, दोनों तरफ से ही, अब मैं इनके नाम भी पढ़ देता हूं। और जैसे ये आपका मैतेई गुट भी हैं, ये मैतेई लिपुन है, हरमबाई टेंगोल है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है इनकी, जो इंटीग्रिटी ऑन मणिपुर वगैरह, और कुकी समुदाय के भी चार, तीन तो इनकी आर्मी है कुकी समुदाय की। इनमें कुकी नेशनल आर्मी है, कुकी रेवोल्यूशनरी आर्मी है, जो भी जोगी रेवोल्यूशनरी आर्मी है, और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है। दोनों तरफ से ही एक तरीके से ये संगठन खड़े किए गए हैं। मैतेई समुदाय के लोग कहते हैं कि हम तो अपनी सुरक्षा में, अपने बचाव में अगर जरूरत पड़ती है तो हथियार उठाते हैं, और इनका फ्रस्ट्रेशन ये है कि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उन्होंने इनको आश्वासन दिया था कि आपकी सुरक्षा की जाएगी, लेकिन सुरक्षा में नाकाम। वो लगातार पहाड़ियों से घातक हथियारों का इस्तेमाल करके हमले कर रहे हैं। अब तो जैसा मैंने कहा कि ड्रोन से, रॉकेट से, मिसाइल से, ये सब इतने घातक हथियार, इतने अत्याधुनिक हथियार। और वहां के एक आईजी का मैं बयान पढ़ रहा था साहब, उन्होंने कहा कि ये लोग वेल ट्रेंड हैं, जो भी हथियारों का यूज हो रहा है ये वेल ट्रेंड लोग हैं, इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। कौन है इनके पीछे, कौन सी ताकतें हैं जो भारत को अब डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं? अब अगर आप ये इस इलाके का नक्शा दिखा सकते हैं, मणिपुर कहाँ है, म्यांमार कहाँ है, बांग्लादेश कहाँ है, तो बहुत आसान। देखिए, इनको सबसे ज्यादा मदद मिलती है म्यांमार, जिसे हम पहले बर्मा कहते थे। बर्मा से मदद मिलती क्यों, इसको आप समझें। बर्मा में ज्यादातर समय आर्मी रूल रहता है। वहां पे जो लोकतांत्रिक नेता हैं, आपने देखा है, उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जिसको जनता कहते हैं, जनता, तो वो आर्मी रूल रहता है वहां पे। अब साहब, वो जो आर्मी रूल वहां जब भी आता है वो चाइना की मदद से आता है। जब भी वहां पे फौजी रूल हुआ, समझ लीजिए चीन वहां पे शासन कर रहा है। और जब चीन वहां शासन कर रहा है तो चीन का साहब काम ही यही है कि वो इन जो हमारे यहाँ रिबल्स हैं, चाहे वो नागा विद्रोही हो, चाहे मिजो विद्रोही हो, चाहे कुकी विद्रोही हो, सबको आर्म सप्लाई करो, सबका ड्रग्स का बिजनेस बैठाओ। और इसके पीछे और भी साफ कारण है, केवल चीन नहीं। देखे, मैंने इसको अभी नोट किया था कि साहब 1966 में वहां मिजो विद्रोह शुरू हुआ, 1950 में वहां नागा विद्रोह शुरू हुआ, 1970 के दशक में उल्फा विद्रोह शुरू हुआ, 1980 के दशक में कुकी विद्रोह शुरू हुआ। कारण था साहब, कारण ये था कि ये जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, एक बहुत ध्यान सुने साहब, मैंने इसको बनाया है, आप जरा इसको सुन के आप हैरान रह जाएंगे कि इन्होंने किया क्या। ऐसा नहीं है कि केवल वहां पे केवल चीन का ही दोष है और वहां पे सिर्फ म्यांमार का ही दोष है। इनकी हरकतें क्या हैं, आप जरा आप सुन ले जरा। इन्होंने साहब क्या किया कि वहां से चाय भी आती है, पहाड़ नॉर्थ ईस्ट एरिया से प्लाईवुड भी आता है, तेल आता है। इनफैक्ट हमारा जो घरेलू जो वो क्रूड ऑयल है उसका 14% आता है वहां से। तो हमने सब कुछ लिया पर री इन्वेस्ट नहीं किया। री इन्वेस्ट कैसे, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, आपको हैरत होगी कि 70 साल में, जब 2013 तक के हाल बता रहा हूं, जी जी। 7 में से 6 स्टेट्स में रेलवे नहीं पहुंची थी। जो 7 सिस्टर स्टेट्स कहलाती हैं हमारी नॉर्थ ईस्ट की, 7 में से 6 राज्यों में रेलवे नहीं पहुंची थी। आप सोच के देखें, 2013 तक 3 राज्यों के जो कैपिटल सिटी था, जो उनकी राजधानी थी, वहां एयरपोर्ट भी नहीं था, रेलवे भी नहीं था, सिर्फ
पहाड़ी रोडों से जाते थे आप। 2014 में मोदी आते हैं, वो कहते हैं लुक ईस्ट नहीं एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाते हैं। रेलवे बजट बढ़ के 2000 करोड़ से 10,000 करोड़ होता है। और उसके बाद अब 15 अगस्त 2021 को नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट कैपिटल्स होते हैं सब रेलवे से जुड़ जाते हैं, सारे रेलवे से जुड़ जाते हैं। मतलब 17 नए एयरपोर्ट बनाए जाते हैं। अच्छा, आप कहेंगे कांग्रेस क्यों नहीं साहब? अच्छा, जब आपकी कनेक्टिविटी नहीं थी तो होता क्या था कि एजुकेशन भी नहीं है, हेल्थ केयर भी नहीं है, कोई डेवलपमेंट भी। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर कहां तक चला गया, वहां कोई एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी नहीं है। क्यों? ये सब चीजें इसलिए होती थी कि कांग्रेस को वहां पे कनेक्टिविटी, रोड बनाने में, एयरपोर्ट बनाने में, रेलवे ले जाने में डर लगता था। हमारे कांग्रेस के रक्षा मंत्री ने खुलेआम इसको संसद में कहा कि साहब चाइना बॉर्डर को हम टच नहीं करते वरना चाइनीज नाराज हो जाते हैं, उसको ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। और 2013 के बाद आप सोचिए, सातों स्टेट रेल कनेक्टिविटी, 17 एयरपोर्ट, नई रोड, टनल्स सब बनना शुरू हुआ। आप सोचे कि आपने इसका हाल वो जो पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का किया, वो क्या आप उसके सारे रिसोर्सेज चूस रहे हैं और उसमें री इन्वेस्ट कुछ नहीं कर रहे हैं। और कांग्रेस क्यों करने ऐसा करती थी? उसे चीन से डर लगता था, क्योंकि चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश में अपना कब्जा बताता है। अरुणाचल प्रदेश में आप एक ईंट भी रखते थे तो चीन नाराज हो जाता था। अब वो मोदी वहां पे एयरपोर्ट बना रहा है, टनल्स बना रहा है, हाईवेज बना रहा है, रेलवे ले जा रहा है। देखिए अंतर ये आया था। अनुपम जी, थोड़ा ये बताइए दर्शकों को, कांग्रेस की और राहुल गांधी की मणिपुर में इतनी दिलचस्पी क्यों है? कई बार वहां क्यों जा चुके हैं? बार बार पार्लियामेंट को ठप क्यों करते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों घेरते हैं? कहीं ये कुकी एंगल तो नहीं है? कहीं वाली कोई बात ही नहीं है ना। मैंने अभी आपको बताया, वहां पे जो वहां क्रिश्चियन रिबेल्स हैं आपको। और कांग्रेस सरकार ने, अभी मनमोहन सरकार ने मैं पहले मैं उनको। जब मैं जब कुकी एंगल कह रहा हूं तो कुकी एंगल और नगा एंगल का मतलब ये है कि पूरा ड्रग्स, एक जो वहाँ का पूरा एक नेक्सस है, जो अवैध व्यापार है और जो यूरोप तक और पश्चिम तक तार जुड़े हुए हैं, वो सारा कुछ भी आ जाता है। साहब यहाँ गोल्डन ट्रायंगल करके कहलाता है ये पूरा एक, जो कि गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, जो ड्रग्स का ये सबसे बड़ा ये केंद्र है। ये दुनिया में पॉपी कल्टीवेशन के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है। उधर अफगानिस्तान कर रहा था, इधर ये अ, आप समझे कि यहाँ से पूरा यूरोप, पूरा यूएसए को सप्लाई जाती है। ड्रग स्मगलर्स इसको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। ये मैंने बोला, देखिए एक किसी भी घटना का एक कारण नहीं होता है। एक कारण आपने उसका उस पूरे क्षेत्र को जानकर चीन के डर से छुआ नहीं। दूसरा कारण, चूंकि वहां पे जो ये टेररिस्ट बन रहे थे ये ईसाई थे, इसलिए खास तौर से देखिए, आज मेरी बात तो साबित होती है ओंकार जी, जो मैं कहता था आपसे कि नेहरू, इंदिरा और राजीव, इनकी नीतियों से मुझे एतराज था, पर सोनिया, राहुल और प्रियंका की नीयत ही गलत है। नीति नहीं, नीयत ही गलत है। जब ये इनकी मनमोहन सिंह की सरकार आती है तो देखिए उसके बाद से कितना अंतर आया। इंदिरा ने तो घुस के मारा था, नेहरू तक ने मारा था। ये इन्होंने क्या किया, आप हिल काउंसिल ले लो। बताइए, मनमोहन सिंह सरकार कुकी विद्रोहियों से समझौता क्या करती है कि एक गोडाउन लो, उसमें अपने हथियार रखो, उसकी एक चाबी तुम्हारे पास होगी। दुनिया में कहीं ऐसा अगर समझौता हो, दुनिया में कहीं इसको ऐसे, मतलब इसको डुअल लॉक सिस्टम क्या मतलब तमाशा बना के रखा है आपने। तो एक बात तो ये कि जो वहां पे क्रिश्चियन विद्रोही हैं, उनको दो तरह से समर्थन प्राप्त है। उनको लीगल और इलीगल दोनों समर्थन प्राप्त है। इलीगल समर्थन उनको ड्रग स्मगलिंग के लिए प्राप्त है, और लीगल समर्थक उनको तमाम क्रिश्चियन कंट्रीज का प्राप्त है। अभी आपको याद होगा, यही बात शेख हसीना ने अपदस्थ होने के कुछ दिन पहले कही थी कि साहब इस इलाके में वो एक अलग क्रिश्चियन देश चाहते हैं, जिसके लिए वो हम पे दबाव डाल रहे हैं, और ये बात सामने भी आई। और जो मोदी सरकार पर आरोप लग रहे हैं, हम क्यों ना उस पर भी चर्चा करें कि मणिपुर को लेकर के उदासीन है, ढीली है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जो स्टेप उठाए जाने चाहिए वो स्टेप क्यों नहीं उठाए गए हैं? क्या वजह मानते हैं आप?
साहब ये प्रयागराज और कानपुर के पत्थरबाज नहीं हैं कि आप इनको योगी की तरह डंडा मार के अंदर कर देंगे। ये प्रॉपर टेररिस्ट हैं, इनके पास मिसाइल्स हैं, शोल्डर होस्टेड मिसाइल्स हैं, ग्रेनेड्स हैं, मशीन गन्स हैं, इनके पास सब, एक फाइटर प्लेन छोड़ के सब कुछ है। आप समझे, इनसे निपटने का फिर वही तरीका है जो तरीका अपनाया जाएगा इंदिरा गांधी वाला। तो उसके बाद 10 जनपद से लेकर पूरे पश्चिमी जगत तक हाहाकार मच जाएगा। इसलिए कोशिश किया जा रहा है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, लेकिन ये सांप इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है ओंकार जी। अभी हमारी एक बहन है, उनका बड़ा अच्छा सुझाव है, क्या कहेंगे इस सुझाव पर? उन्होंने लिखा है कि सर, अपने देश में अज्ञात वीरों की बहुत जरूरत है इस समय। देखिए, ये जो आपके अज्ञात वीर हैं जिनकी बात हो रही है, जिन्हें पाकिस्तान में वो क्या क्या कहते हैं, एक फ्रेज है भूल गए, बहरहाल जिन्होंने पाकिस्तान में बहुत चर्चा हो रही, इसको उड़ा दिया उसको उड़ा दिया, कुछ लोगों को उड़ा दिया ना, पाकिस्तानी फौज को तो नहीं उड़ा दिया ना। यहाँ तो बाकायदा यू आर फेसिंग एन आर्मी। आप एक फौज का, अच्छा एक चीज और जान लें, ये जो कुकी हैं, इनका सब पूरी हिस्ट्री में जाएंगे तो कहा जाता है कि नागा बड़े खूंखार होते थे, लेकिन नागा भी इस बात को मानते थे कुकी हमसे ज्यादा खूंखार है। तो ये खूंखार ट्राइब है और बहुत वेल इक्विप्ड। इनके पास 3 चीजें हैं। नंबर 1, ड्रग्स का पैसा। साहब ड्रग्स का पैसा बहुत ज्यादा होता है, 10 पैसे की चीज 10,000 में जाती है। ड्रग्स का पैसा, उस पैसे से हथियार, और पश्चिमी जगत का और कांग्रेस पार्टी का मॉरल सपोर्ट, और साथ में पड़ोस में बर्मा, चीन, बांग्लादेश, सब, अब तो बांग्लादेश भी आ गया, बर्मा, चीन वगैरह का, बर्मा यानी कि म्यांमार का और चीन का जबरदस्त, जिसे कहना चाहिए, बॉर्डर सपोर्ट। एक चीज और देखें, दिक्कत है हमारी हमारी आज तक जो ये जो म्यांमार से हमारा जो बॉर्डर है, बड़ा पोरस बॉर्डर है साहब, उसमें आज तक फेंसिंग नहीं हुई है। और पहाड़ों पर फेंसिंग होना भी बड़ा मुश्किल होता है। लोग मजाक में कहते हैं वो, उधर जाओ बियर खरीद के इधर आ जाओ। तो इस तरह की वहां पे चूंकि फेंसिंग नहीं है, और वहां फेंसिंग होना मुश्किल क्या करीब करीब नामुमकिन है। तो ऐसे में जब वो अच्छा, वहां से तो बाकायदा चाइना, देखिए ये तो बड़ा पूरा एक रैकेट है। आईएसआई फेक करेंसी छापता है, चाइना उसको म्यांमार पहुंचाता है, म्यांमार से वो यहाँ आती है, तो नकली करेंसी भी वहीं से आती है। नकली करेंसी भी आती है, पूरे ड्रग्स का लेन देन, हथियार का लेन देन। अच्छा बड़ा आसान है साहब, यहाँ मारो और भाग के बॉर्डर पर। जब नेहरू ने मारा तो म्यांमार बर्मा में छुप गए, जब इंदिरा ने मारा तो बर्मा में छुप गए, आज आप मारते तो भी बर्मा में छुप जाते हैं। लेकिन आपको मारने के लिए भी तो आप सोचिए कि मजाक नहीं रह गया। अब ये मजाक, अब तो एक नया कल्चर आया जो पहले नहीं था साहब। अब तो एक ये है ना कि ये कल्चर सबसे पहले ये साहब ही आया फिलिस्तीन से कश्मीर, कश्मीर से शाहीन बाग, और सब जगह फैल गया है। सब कुछ करो और औरतों बच्चों को आगे कर दो, सब कुछ करो और औरतों बच्चों को आगे कर दो। तो वो सब भी हो रहा है, औरतें बच्चे ढाल बन रही हैं। अच्छा वो इंदिरा गांधी का तो टाइम रह नहीं गया कि कोई मीडिया नहीं था, उन्होंने औरतों बच्चों पे भी मशीन गन बम और मिसाइल, भागो भागो, अगर कुछ जो सामने आएगा उसको मारो। अब वो समय नहीं रह गया, सब हालात बदल गए हैं। और बाकी दुनिया को जाने दें, अमेरिका, चीन, बर्मा को जाने दें, कांग्रेस पार्टी को भी जाने दें, अभी आपके देश की आधी जनता उठ के खड़ी हो जाएगी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। एनआरसी मांग रहे हैं साहब, वो एनआरसी मांग रहे हैं 1949 की डेट से। आप एनआरसी का नाम लेते हैं, आधा हिंदू उठ के खड़ा हो जाता, नहीं होने देंगे। जाने दें आप मुसलमानों को, जाने दो आप क्रिश्चियंस को, जाने दें आप बर्मा को, जाने दें आप चाइना को, जाने दें पश्चिमी देश को, जाने दें कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को, आपका आधा हिंदू उठ के खड़ा हो जाता है। एनआरसी मांग रहे हैं वो, उसका क्या करेंगे आप बताएं। पिछले 24 घंटे में वहां के मुख्यमंत्री ने दूसरी बार राज्यपाल से मुलाकात की है। क्या मतलब समझा जाए इसका? इससे पहले वो अपने विधायकों और मंत्रियों से भी मिले हैं। और ना भूलें, 2023 जून में भी बीएन सिंह ने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। मैं साहब इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जब मैं कह रहा हूं कि एक एक साल हो गया,
हकीकत ये कि अभी तक मतलब मुख्यमंत्री आप क्या हटाएंगे, राष्ट्रपति शासन क्या लगाएंगे, ये सब आर्मी के हवाले क्या करेंगे। बार बार मैं आपको याद दिलाता हूं, वहां तो गवर्नर तक नहीं है। आपने आसाम के गवर्नर को एडिशनल चार्ज दे रखा है, लक्ष्मण जी को। आपने तो वहां फुल टाइम गवर्नर तक नहीं लगाया है। अब वो उनका अपना एक तरीका है, अमित शाह उनको लग रहा है साहब कि अब वो, मैंने कहा ना, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, हम बुद्ध के और गांधी के देश भी बने रहें और हमारा काम भी हो जाए, तो फिर तो ये सब बड़ी मुश्किल वाली बात है। लेकिन चलिए देखते हैं क्या होता है। एक और आखिर में मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। अभी राजनाथ सिंह का एक बयान आया था जिसने थोड़ा चौंकाया हम जैसे लोगों को। उन्होंने सेना को कहा है कि युद्ध के लिए तैयार रहिए। राजनाथ सिंह ने ये क्यों कहा है साहब? क्या कोई आसन्न खतरा दिखाई दे रहा है, या ये ऐसे ही है जैसे चीन के राष्ट्रपति कभी-कभी सेना के बीच में जाते हैं तो कह देते हैं कि युद्ध के लिए तैयार रहिए, और फिर कभी युद्ध की तो हिम्मत चीन की हुई नहीं है। पिछले कई दशक से उसने कोई युद्ध लड़ा भी नहीं है। हमने तो खैर जितने युद्ध लड़े हैं 62 को छोड़ दें तो सभी में विजय प्राप्त की है। हमने साहब चीन को 65 में पीटा है, उसके बारे में जिक्र नहीं होता है। 67 में जी। 67 में हमने चीन को भी पीटा है, वो अच्छे से पीटा है। वो अलग बात है कि आपने कभी देखा है कि वो लड़ाई हमको पढ़ाई तक नहीं जाती। बिल्कुल। हमको 62 का युद्ध पढ़ाया जाता है और फिर 71 का पढ़ाया जाता है। हमको 67 का युद्ध पढ़ाया ही नहीं जाता, वो हमारे कोर्स में ही नहीं है। तो ये भी बड़ी अजीब बात। अच्छा, ये पता नहीं चाइना को लेके क्या है। गलवान घाटी में साहब हम, राहुल गांधी कहते रहे हम चीनियों से लात खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, पिटाई हो रही है, ऐसी बातें, घटिया बातें करते रहे। फिर एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट आता है, धज्जियां उड़ा देता है और पूरी रिपोर्ट पब्लिश करता है कि साहब जितने जवान मारे गए भारत के, उसके 2 गुने से ज्यादा चीनी जवान मारे गए और भारतीय सेना ने मार के उनको नदी में बहा दिया। और पूरा प्रूफ सहित, पूरे सबूत सहित रखता है सामने। तो लेकिन उसके बारे में आप चर्चा नहीं देखते। खैर, वो एक अलग बात है। राजनाथ सिंह ने क्यों कहा है ये राजनाथ सिंह बेहतर बता पाएंगे, लेकिन मैं एक बात बड़े दावे से कह सकता हूँ कि अभी कम से कम कहीं युद्ध के हिसाब से तो हमको नजर नहीं आ रहा है कि कहीं युद्ध होने जा रहा है। लेकिन अगर राजनाथ सिंह कह रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, रक्षा मंत्री हैं, और ये पाकिस्तान नहीं है और ये चाइना नहीं है जहां पे ऐसे ही युद्ध की ललकारें होती रहे, तो अगर ऐसे में राजनाथ सिंह कह रहे हैं और अगर इसका कोई ये मतलब सिलसिला निकले कि भारतीय सेना बांग्लादेश में चल रहे नरसंहार में दखल दे, तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा उनका भी। देखिए, मणिपुर से एक टिप्पणी आई है। मणिपुर से निर्मला कुमारी ने लिखा है कि मैं मणिपुर से हूँ, ये कुकी राष्ट्र विरोधी हैं, इनके साथ कड़े एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इन्हें रोकना मुश्किल होगा। कहां से कहां बात चली है, मैं फिर से बता दें निर्मला जी को, सभी ने कह रहा हूं, आप सोचें कि 1951 में आप 51 मतलब 60% थे, आज आप मुश्किल से 33% बचे हैं। साथ में 8% आपके मुसलमान है, वो भी अपने को मैतेई कहता है, उसको मैतेई पंगल कहते हैं। तो कहाँ से बात का, अभी ये साबित होना बाकी नहीं है कि ये डेंजरस है। और लेकिन ऐसे ही हुआ साहब। पहले आपको याद होगा ये जो मिजोरम, जो ये मिजोरम हिल्स हुआ करती थी, एक हमारे 1972 तक आसाम का हिस्सा थी। फिर ट्राइब, फिर इनको हिल काउंसिल दिया गया, फिर एक अलग स्टेट दे दिया गया। आप हर जगह देख लें, नागालैंड देख लें, पहले हिल काउंसिल दिया गया, फिर अलग स्टेट देख लिया गया। मणिपुर में भी हिल काउंसिल इन लोग को दिया गया, इनको दिया गया, इनको तमाम अधिकार दिए गए, इनको हथियार तक दिए गए। एक बात मुझे बस समझ में नहीं आती, खैर वो तो चलिए कांग्रेस का समझौता था मनमोहन सिंह का। मेरा अपना मानना है कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी ट्राइबल हो, उनको फौज जैसे हथियार लेके घूमने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। पिस्तौल और राइफल के लाइसेंस पूरी देश में बनते हैं, वो बात अलग है। लेकिन आप रॉकेट लॉन्चर्स लेके घूम रहे हैं, ऐसा इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए। सघन अभियान चलाकर पूरे जितने रिबेल्स हैं उनको डिसआर्म किया जाना चाहिए। ओमकार जी। और ये जो पिछले 10 दिन में 5-6 हमले हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर भी अटैक हुए हैं, ड्रोन से बम गिराए गए हैं, ये कितना
कितना खतरनाक संकेत है और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए मैंने आगे? मैंने साहब आपके प्रोग्राम में ही कहा था जिस समय बांग्लादेश में ये बवाल हुआ था, मैंने कहा था इसका असर आपको मणिपुर में नजर आएगा। हमारे कुछ व्यूअर, और एक बार नहीं 2-3 बार कहा, अगर हमारे व्यूअर्स को याद हो। तो साहब आपको म्यांमार से दिक्कत आ ही रही थी, चीन से दिक्कत आ ही रही थी, पाकिस्तान वगैरह से दिक्कत आ ही रही थी, अब बांग्लादेश भी उसमें शामिल हो गया है। तो साहब ये अब मामला और कॉम्प्लेक्स हो गया है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि इससे निपटने के लिए जिस तरह की निर्ममता, जिस तरह की निरंकुशता, आप इसको सोचें, जब पंजाब में इतना ज्यादा बवाल हो गया तो आपने क्या किया? आपने केपीएस गिल के हवाले कर दिया पंजाब, उसने स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स बनाए और मानवाधिकार की धज्जियां उड़ाते हुए आतंकवादियों को ठीक किया। क्या आज 21वीं सदी में ऐसा करना की किसी सरकार के पास ताकत और हिम्मत है? और क्या, बार बार कह रहा हूं, पश्चिमी देशों को भूल जाएं, मीडिया को भूल जाएं, कांग्रेस को भूल जाएं, गांधी को भूल जाएं, आपका आधा हिंदू इसके खिलाफ उठ के खड़ा हो जाएगा। ओंकार जी, इसे कभी मत भूलिए। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई है और आपने बहुत तथ्यों के साथ हमारे दर्शकों के सामने अपनी बात रखी है। ओंकार और सर, ओंकार सर, मैं इस इशू पे अपने चैनल घूमता आईना पे भी शो करूंगा और बाकायदा उसमें मैथ दिखाऊंगा। अगर कुछ दर्शक इंटरेस्टेड हो तो जरूर देखें। जरूर घूमता आईना देखिए और सब्सक्राइब भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी आपका। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच।